You are the parent of not only your parent child, but also all the students that who are present in the class. So there are some techniques, some principles to handle these hurdles. The first one, model ideal behavior. Make a habit of demonstrating behavior you want to see as many studies show that modeling effectively teaches students how to act in different situations. एक ही साउंड में हमेशा एक ही साउंड में पूरे क्लास में नहीं रहना। आपको हमेशा अपने साउंड को बदलते रहना, बिहेवियर को अच्छा बना के रखना है बच्चों के सामने, ताकि वो बच्चा आपसे वो कह रहा सर हमको वो सर ये बोल दिया, तो ऐसा बिहेवियर बना के रखना कि वो बच्चा बोले कि हाँ ये चीज़ बोला है वो, और आप उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये होता है मॉडल आइडियल बिहेवियर। यूज़ पोलाइट लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज यूज नहीं करना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, सब बच्चे से आई कांटेक्ट बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड पे जो लिख रहे हो 20 मिनट लिखे 10 मिनट बाद बोले चल दिए। तो आई कांटेक्ट भी होना जरूरी है, ताकि उस बच्चे को ये पता चल सके कि वो अटेंटिव है या नहीं। कीप फोन्स इन योर पॉकेट्स। हमारे स्कूल में तो ऑफिस में जमा हो जाता है, और जब होता भी है तो हम लोग इतने हैं पढ़े लिखे कि हम लोग भी अपने फोन्स को आउटसाइड ही रखते हैं। ऐसा ना हो कि बीच में निकाले तो बच्चों को भी ये लगने लगे कि बच्चे भी घर में जाकर ये कह दें सर आज ये सर ना फ़ोन निकाल करके बात कर रहे थे अपने घर पे, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग चाहते हैं, ये चीज़ को हम लोग अवॉइड करें और अपने फ़ोन को पैकेट नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेट वन अनदर स्पीक अनइंटरप्टेड। एक दूसरे से को बात करने दीजिए। बच्चा अगर बोल रहा है हमको तो उसकी सुनिए, उसको इंटरप्ट मत कीजिए कि बोल क्या गलत बोल रहे हैं सही बोल रहा है, एटलीस्ट वो बोले। तो हमारे प्रिंसिपल सर वही कहते हैं इंग्लिश बोलने के लिए कि आप बोलो वॉट एवर यू, गलत बोलो सही बोलो, एटलीस्ट बोलो। पहले बोलोगे तब तो सही और गलत पता चलेगा, तो बोलोगे ही नहीं तो गलत और सही का क्या पता। नेक्स्ट, रेज कंसर्न अबाउट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर। तो कोई बच्चा लड़ रहा है तो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उससे बात करना है, ताकि वो बच्चा आपकी आप जो अपना बात करना चाहते हैं उसको समझ सके और आप उस बच्चे की बात को अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट है, लेट स्टूडेंट्स हेल्प एस्टैब्लिश गाइडलाइंस। Encourage all the students to help you build classroom expectation and rules, as you will generate more buy-in than just telling them what they are not allowed to do. This is especially essential for new teachers. नए टीचर्स होते हैं उन लोग के लिए होता है कुछ गाइडलाइन लेकर के चले कि ऐसा ऐसा चीज़ हम अपने बच्चों के साथ नहीं करें, ताकि वो हमसे मिसबिहेव ना करें, हमारा क्लासरूम अच्छा हो सके, हमारे क्लासरूम में बदमाशी ना कर सके। ऐसा गाइडलाइन लेकर के हमें चलना चाहिए। Next are document rules. Don't let your mutually respected guideline go for the rule. Similar to handing out a syllabus, print and distribute the list of rules that the class discussion generated. Then go through the list with your friends, doing the emphasizes the fact that you respect their ideas and intend to adhere to them. And when a student breaks a rule, it will be easy for you to point to this document. अब क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा लगातार 4 दिन से होमवर्क करके नहीं आ रहा है, आप उसको सस्पेंड कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। इन दैट केस पेरेंट्स आपको आके बोल देंगे कि सर आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा 4 दिन बदमाशी किया है? आपके पास डायरी था, उस डायरी में लिखा आपने एक बार भी? आप 4 बार लिखते और उसके बाद सस्पेंड करते तो आपके पास भी एक डॉक्यूमेंट होता कि सर मैंने इसको 4 बार दिया, आपने 4 बार इस पर सिग्नेचर किया, उसके बाद मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। तो आप उस समय पेरेंट्स कहेंगे कि सर आपने कभी हमें फ़ोन ना किया, ना कॉल किया, ना डायरी लिखा, और अचानक से आप इसको सस्पेंड कर रहे हैं। इट मीन दैट इट इज़ योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे का दोष नहीं है, ये आपका दोष है कि आपने मुझे बताया नहीं और आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ऑन दैट टाइम आप अपने सीनियर एकेडमिक इंचार्जेस के सामने, प्रिंसिपल के सामने भी आप अपने ही फॉल्ट को दिखा पाएंगे, मेरे ही फॉल्ट के कारण ऐसा होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स अपने तरफ से मजबूत रखें। अवॉइड पनिशिंग द क्लास। अब तो बच्चे 4th स्टैंडर्ड से ही समझदार हो गए हैं, इमोशनली डेवलप्ड हो गए। उनको लगता है कि मेरे टीचर अगर इंसल्ट कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो गई उन लोग की। कहता है अवॉइड पनिशिंग द क्लास, एड्रेस आइसोलेटेड डिसिप्लिन प्रॉब्लम इंडिविजुअली इंस्टेड ऑफ पनिशिंग एन इंटायर क्लास। आप कोई बच्चे को पूरे भरे क्लास में खड़ा करके कह दें कि बेटा तुम बेंच पर खड़े हो जाओ, दोनों हैंड्स को आप कर लो, तो वो उसके लिए बहुत ही
बुरा पनिशमेंट हो। इससे बेहतर होगा कि उसको साइड में लेके जाए, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो अगला बार ऐसा करेंगे। तो इस डर के कारण वो कभी ऐसा करेंगे। तो आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है कि बेटा आप बाहर खड़ा करेंगे, कान पकड़ के तुम खड़े रहोगे, तुम्हारा फोटो क्लिक करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भेज देंगे। तो इस तरह का जो बेइज्जती है उससे बच्चे डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि मेरा बेइज्जती ना हो। ऐसा ना कि सर भेज दे, मम्मी किसी और को भेज दे, तो चारों तरफ से हम बेइज्जत हो जाए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन, ये उसको एक तरह का ये धमकी हो गया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे। तो इमोटिव बहुत आजकल हो गए हैं बच्चे, वो इमोशनली चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती नहीं हो, हमें कोई भी बेइज्जत का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि उसको पूरी क्लास में बेइज्जत नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देना है, क्लास के बाहर ले जाकर पनिशमेंट देना है और उसके पेरेंट्स से टॉक करना है कि ऐसा आपका बच्चा कर रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए। Do you have a question? Not stop talking and disturbing other students. Do you need a help focusing? Not pay attention, stop fooling around while I'm talking. तो जैसे कह रहे हैं तो उसको किनारे जाकर जब तक हम पढ़ा रहे तब तक हल्ला नहीं करना। अगर हल्ला किया समझना बहुत मार मारेंगे। किनारे जाकर के बोल दिए तो आराम से करना है और शांति से बैठे हुए और पूरे क्लास के सामने बेइज्जती करेंगे। धीरे धीरे वो बेइज्जती सहते सहते क्या होगा कि वो उस क्लास का सबसे बदमाश बच्चा बन जाएगा। तो हमें बच्चे को अच्छा बनाना है, ना कि उसको बदमाश बनाना है। इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इनकरेज इनिशिएटिव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरह हर एक इंसान में एक यूनिक स्किल होती है। किसी को आर्ट अच्छा आता है, किसी को स्विमिंग अच्छा आता है, किसी को राइडिंग अच्छा आता है। तरह तरह के बच्चे हैं हमारे स्कूल में और ऑल ओवर द गवर्नमेंट सोसाइटी तरह तरह के बच्चे हैं। तो उनको भी ध्यान में रख करके उन्हें ये नहीं कहना कि तुम पढ़ने में खराब हो, उसका मतलब तुम खराब हो। उसके स्किल को पहचानना है कि हम उसके स्किल को पहचानेंगे, उसको जज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स सर मेरे बेटे का नंबर कम आया, मेरे बेटे का नंबर कम आया। तो ऐसा भी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो हर चीज़ में तेज होगा। आपको अगर बेंच अंदर करवाना हो ना अपने स्कूल का, तो पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं करेगा, बदमाश बच्चा उस बेंच को अंदर करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उन्हें इंकरेज करना है इन ईच एंड एवरी फील्ड। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। एनीवन? कोई हमारे अभी ये बताइए। Dear teachers, good morning to all. As Mr. Misra ji explained various points regarding how to manage the classroom, and Mr. Abhay ji also explained various points of how to manage the classroom. In my opinion also, there are 5 P words, means words starting with P, through which you can manage the classroom very easily. मैं आपको 5 P words की जानकारी दे रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करें तो किसी भी क्लासरूम को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज प्रॉम्प्ट। You must be prompt while entering the classroom or even when you are in the classroom. जब आप क्लासरूम में होते हैं तो आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, प्रॉम्प्ट रहिए। आपकी नज़र जो है सारे बच्चों पे होनी चाहिए, और जब आपकी नज़र सारे बच्चों पर होगी तो ऑटोमेटिकली है कि बच्चे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से सुन सकेंगे। ठीक है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं। सेकेंड वर्ड है पोलाइटनेस। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिए कि आप टीचर हैं तो आप सब कुछ हैं। वो जैसे दूसरे पेरेंट्स के बच्चे हैं उनको भी आप अपने बच्चे ही समझिए और बिल्कुल पोलाइटली उनसे इंटरेक्ट कीजिए कि उनको कहाँ पे दिक्कत है, क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं, किस मजबूरी से वो होमवर्क नहीं करके आए हैं। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्टिव। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी क्लासरूम में डिस्कस करते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो आप
प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें जो प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। आप बाहर से भी एग्जाम्पल्स ले करके बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। फोर्थ वर्ड इज पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस आप में होनी चाहिए। अगर आप में पेशेंस है तो बच्चे भी आपके बात को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस वो क्रिएट करेंगे आपको पढ़ाई के दरमियान में, क्योंकि बच्चे हैं। अगर बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम और आप तो कर नहीं सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि बच्चे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पोलाइटली अगर उनको फेस कीजिएगा, उनकी समस्या को समझिएगा और उनको समझाइएगा, तो वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी बातों को अच्छी तरह से वो सुनेंगे। एंड द फिफ्थ वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड। जब भी आप क्लास में जाएं तो उससे पहले अपने आप को तैयार करके जाएं, प्रिपेयर्ड हों, सेल्फ प्रिपेयर्ड हों। क्यों? आप सिर्फ बच्चों से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आज के समय में बच्चे भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि बच्चे ने क्वेश्चन कर दी और आपने जवाब संतुष्ट नहीं दिया उनको, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और उस चीज़ को आप बढ़िया ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्लासरूम में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे और इस तरह से उनको समझाएंगे। अगर उनके तरफ से कोई क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 वर्ड्स जो हमने बताया, अगर आप इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल से क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो कुछ हद तक रोका जा सकता है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Offer praise, तारीफ का भूखा सब कोई होता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो बच्चे भी होते हैं जिनकी तारीफ अगर हम करना शुरू कर दें तो बच्चे बहुत जल्दी उस चीज़ को एक्टिव मोड में आ करके उस चीज़ को करना शुरू कर दें। Rather praise students for jobs well done as doing so improves academic and behavioral performance. According to a recent research into a study, when it is sincere and differential specific examples of effort or accomplishment, praise can inspire the class. अगर किसी को आप प्रेज कर रहे हैं, कोई अगर आपके सामने जो बच्चा है उसको आप प्रेज करें, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो पूरा क्लास ये सोचेगा कि क्लास सर हमको ही ये बोले कि मैंने ही बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट, इम्प्रूव अ स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम। तो उसको देख करके बच्चा खुद भी इम्प्रूवमेंट करना शुरू करता है कि मैं भी ऐसा करूँगा। एंड रीइंफोर्स रूल्स एंड वैल्यूज यू वांट टू सी। और इससे क्या होगा कि जो आप रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहते हो अपने क्लास में वो आसानी से बन पाएगा। नेक्स्ट, यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स complement words which actions and visual aids to improve content delivery, helping a student to focus and process lessons. I would like to invite Bhika sir to describe this thing. Using non-verbal words, how can we manage a class? Please give a big round of applause for Bhika sir. Non-verbal way of communication. As you should know, the communication is greatest tool to handle all the situations, because your communication that matters everywhere. If you are skilled in communication, then you can have your work done in very easy manner. कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास बातचीत करने की कला है तो। और आज जिस बाजारवाद में हम लोग जी रहे हैं, ये बिल्कुल बाजारवाद का समय है। जो बिकता है वही दिखता है। कहने का मतलब है कि अगर हम आज के डेट में, आपके पास बहुत गुण है, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है
तो आप अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते, कैसे बताएंगे उसको? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बगैर बोले आपको क्लास को हैंडल करना है। आप देखिए, जैसे ही आप हॉस्पिटल में इन करते हैं वहाँ कोई आपको नहीं बोलता है चुप रहने के लिए, देयर इज मेयरली ओनली नो, और ऑटोमेटिक लोग शांत हो जाते हैं। अब ये निर्भर करता है कि हम किस जगह पे किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अगर फॉलो ही नहीं करें उस कम्युनिकेशन को, तो गलती किसकी है? कम्युनिकेटर की या रिसीवर की? रिसीवर की। आप फुल स्पीड में जा रहे होते हैं और साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है स्कूल अहेड, बच्चा बैग लिया हुआ है, दौड़ता हुआ है, फिर भी हम अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं कर रहे हैं और कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं। हम करते नहीं, पता नहीं किस जल्दबाजी में होते हैं और हम कभी न कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो आपसे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, हम उसको फॉलो रिसीव ही नहीं कर पा रहे। जब रिसीव नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल है कि क्लास में ये मतलब अकाट के सत्य है, लाख बच्चे शोर मचाएं क्लास में, आप अगर आए, आप 2 मिनट केवल उनके शोर को सुनते रहें खड़े होकर। सर ने कहा आई कांटेक्ट बनाना है सबसे, तो आप केवल आई कांटेक्ट बनाइए और आप कुछ मत बोलिए कि कुछ नहीं करना है, आज क्या पढ़ाना है, क्या नहीं करना है। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस आफ्टर few minutes. It happens because students are observer. They don't listen what you say, but they believe in your action. They do what you do. तो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आप अगर शांत हो जाते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं। सुचिता मैम ने कहा ना, बच्चे पूछते हैं आकर के मैम आप आज ठीक ठाक हैं, घर में कोई परेशानी तो नहीं है? बातचीत करके क्या क्या चेहरे के भाव को देखकर। किसी दिन कुछ काम ही होता है भाई, स्कूल है तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, तो बच्चे, अब वो बड़े बच्चे की छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे 2-3 के हैं, वो जब आपके चेहरे के हाव भाव को देख करके इस चीज को समझ ले रहा है कि आप परेशानी में हैं और बच्चे उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये बड़े बच्चे क्या हमको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर हम शांत हो जाएं, गंभीर हो जाएं तो? लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्लास में आते हैं और कुछ ऐसा रहो, तो दिन भर हल्ला करते रहता है, जैसे ही बात आप बोलिएगा तीसरा वहां खड़ा हो जाएगा मजा लेने के लिए। और खास करके बड़े बड़े क्लासों में जो बच्चे हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम लोग वो ड्वेल मीनिंग के शब्द का इस्तेमाल करते हैं बेधड़क, और जब उसको टोकने जाइए क्या बोल रहे, सर मेरा मतलब ही तो नहीं था। अरे बेटा, तुम्हारा मतलब ही नहीं था तो दूसरे का मतलब क्या था? दूसरा तुमको वह चीज नहीं बोलना है जो दूसरा क्या समझ रहा है, तुम वही चीज बोलो जो समझे। और पूरी क्लास ठाके लगाते हैं, पूरा क्लास हंसता है और उसके बाद फिर क्लास को मैनेज करना कठिन होता जाता है। तो कभी कभी ऐसी बातों को या तो अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो हैंडल कीजिए, अन्यथा उसको इग्नोर कीजिए। जैसे ही उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे बच्चे और मजे लेना शुरू करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन तो आप ऐसे बिहेव हम सुने ही नहीं। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं ढंग से उसको, बिल्कुल सब कुछ समझा के बुझा के सबके सामने, तो फिर दूसरे दिन कभी आपके क्लास में विद्यार्थी सबका प्रयोग नहीं करता। लेकिन उसके लिए आपके पास टेक्निक होना चाहिए, बच्चे आपके भाव को समझें, आप किस हद तक उसको समझा सकते हैं, किस स्तर तक उसको समझा सकते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है इसी के लिए। मौनम सुकृति लक्षणम, अगर कोई मौन हो जाता है तो सुकृति है। आप शांत हो जाइए, केवल बच्चे आपको देखेंगे। अब हम लोग कभी कभी छोटे क्लास में तो तुरंत शांत हो जाते हैं। मैं हम लोग एक बार, बच्चे शांत क्या होते हैं, हम लोग तो अपने स्कूल में इंप्लीमेंट होता हुआ देखते हैं, बच्चे ऐसे करके चलते भी हैं, मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं किसी टीचर ने इनको ऐसा समझाया है
और अगर आप देख लिए जो डांटने वाले हैं सर लोग, जैसे प्राय हमको क्लास देते हैं रिसेस के टाइम 9 क्लास में, और इधर आता है पानी में भरने के लिए, जैसे एक बार देख लेते हैं डांटते हैं तुरंत इधर दिमाग ऐसे चल देगा। अब सोचिए वो छोटे बच्चे के अंदर इतना सेंस तो हो गया उंगली चला के इसका मतलब शांत रहना। तो आखिर इस चीज़ को डेवलप करना हमारा ही काम है, क्योंकि सर ने कहा ना कि एक बहुत माइंडसेट के बच्चे हमारे क्लास में आते हैं और उनको एक साथ लेके चलना बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल होता है। कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई क्या सीख के आ रहा है, क्या क्या किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, कोई क्या देख रहा है। और रही बात बताने की, तो पढ़ाना आज के डेट में बच्चे बहुत कुछ पहले से ही पढ़ के आते हैं, वो इंटरटेन होना चाहते हैं। तो आप कैसे उन बच्चों को अपनी ओर खींच सकते हैं, ये कला। आप सोचेंगे उसको हम आज सेल पढ़ा देंगे तो सेल का डेफिनेशन पहले से पढ़ के आया है, हो सकता है आप जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं उससे बेहतर डेफिनेशन उसके पास हो, लेकिन सेल को कैसे पढ़ाना, कैसे शुरुआत करना है, ये आर्ट हमारे अंदर होना चाहिए। आज कौन ऐसा बच्चा होगा जिसका मोबाइल उपलब्ध नहीं होगा, 9 पर्सनल मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, अब वो देख भी रहा है उसको। और ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल अलग अलग चीज़ ही देखते हैं, पढ़ने की भी चीज़ें देखते हैं। और खास करके जो अच्छे बच्चे हैं, अगर आप किसी दिन थोड़ा सा दिस डेट वाला डेफिनेशन दे दिया क्लास में, कुछ ढंग का नहीं बताया, भले ही वो आपको कुछ नहीं कहेंगे लेकिन वो आपको जज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको पढ़ करके उसको उस लाइन में लाना होगा कि हम जो बता रहे हैं बेटा, जो तुम जान रहे हो, आई विल ऐड इन योर इंटेलिजेंस, कुछ तो हम ऐड करेंगे। तुम जहाँ से भी कुछ सीख के आए हो उसको हम अलग ढंग से बताने की कोशिश करेंगे और वो आपको ले आएगा। A dog entered into a palace once a day, and the dog kept inside whole night, and it was a palace. Palace was built and surrounded with the mirror. There was only one dog, and during the night, when the dog saw, oh, he thought there are so many dogs, and he starts barking at everyone. Once the dog starts barking, all around the corner from the room starts barking. अब देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगा उस उनका, वो कुत्ता सबको जा रहा है, इधर जा, कभी मुंह मारा, कभी उधर मुंह मार रहा है, कभी उधर मुंह मार रहा है, चारों ओर मुंह मारने जा रहा है। लहूलुहान हो गया बेचारा कुत्ता, कुत्ता लहूलुहान हो गया, घायल। सुबह देख रहा है पूरा चारों ओर ब्लड, इस कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, सब मिनट। वहाँ कितना कुत्ता था ये, और उसको लग रहा है कि चारों कुत्ते ही नजर आ रहे हैं। एक कुत्ता तो मर गया। जस्ट लाइक दैट इनसाइड द क्लासरूम वी शुड नॉट कीप एन आई only for the negative students always. Try to segregate them. उसको अलग कीजिए, उस पर आप फोकस होकर के अपना 40 मिनट का बहुत जो फ्रूटफुल समय है, जो 50 बच्चों के लिए है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसको भोगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4-5 बच्चे को तो अपनी तरफ खींच ही सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 4 दिन में, 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, साल भर में होगा, लेकिन हो तो जाएगा। और बाद में फिर ऐसी आप मतलब ऐसी व्यवस्था आपकी क्लास की हो जाएगी, वो जो बच्चे शांत, मतलब जो अशांत करने वाले जो हैं कुछ बच्चे, शांत हो जाएंगे वो खुद भी, उसको आप ध्यान ही मत दीजिए। वो तभी तक बदमाशी करता है जब आप उसको ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। इग्नोर कीजिए उसको और देखिए उसके बाद आपके पास आने के लिए, सर हमको भी कुछ बोले कभी, क्योंकि वो जान रहा है, क्योंकि उसका इग्नोरेंस करने का मेरा मकसद ये नहीं कि हम उसको छोड़ दिए। आई वॉन्ट टू मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक्स, व्हाट ही वांट्स टू बी, ही वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन। मैंने इसके पहले भी बताया कि क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं। एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो ऑटोमेटिकली टीचर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है अपनी पढ़ाई से। एक बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा अमीर होता है, वो डिफरेंट टाइप के खिलौने लाएंगे, बच्चे के पास सोच रहे हैं और हम ये घड़ी लाए, ये पहन के आए हैं, इससे करके काहे, बच्चा पूछे अरे क्या, दिखाओ 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 क्या लाया है, अरे क्या लाया, पेंसिल बॉक्स, इसको
कुछ नया नया टाइप का चीज लाएगा, सो दैट दे वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स। उसको इतना अटेंशन मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है ये। तो तीसरा बच्चा क्या होता है, कोई अच्छा डांस करता है, देखिए उसका भी अप्रिसिएशन हो रहा है डांस के टाइम में, क्या डांस करते हो यार, लाजवाब, मस्त डांस किया है। अब कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, तो खेल में उसको मेडल मिल गया, तो पढ़ने वाले को मेडल मिल गया, खेलने वाले को खेल में मेडल मिल गया, डांस वाले को डांस में अप्रिसिएशन मिल गया। अब जो बच्चे अमीर टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ लाकर, वो भी बच्चों का अटेंशन, टीचर का भी अटेंशन अपने योग कर लिया। कि कुछ बच्चे छठे हुए जो बदमाश होते हैं, ना वो डांस करता है, ना खेलता है, ना कोई एक्टिविटी करता है, वो कैसे, तो बस वो शरारत करके अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और अगर हम फंस गए और बच्चे अगर उसको ध्यान देकर हंसने लगे, पूछने लगे, उसका मॉरल डिस्टर्ब होगा। यही नेगेटिव साइन है। इसी जगह पे हम उन बच्चों को रोकना है जिन बच्चों जो बच्चे उनके साथ को लेते हैं, जो मजा लेने लगते हैं। तो मजा लेने वाले बच्चों को हमको रोकने की जरूरत है। क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनको तो यहाँ रहना चाहिए। तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग किसी बच्चे से बंद कर देते हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट, हाँ ना कोई बात नहीं करता, उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो बच्चे भी रास्ते पर आ जाते हैं धीरे धीरे। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप ये भी समझना कि आपका एनर्जी भी स्टोर होता है। तो बहुत ज़्यादा बोलना और कम बोलना, और उसमें केवल एक शब्द बोलना और मौन होना बहुत अलग अलग चीज़ है। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसमें कितना आपके पल्ले पड़ा, अब उसी को हम बस एक सेंटेंस में बोल दिए, वो पल्ले पर 2 वर्ड बोलना। तो सबसे टफ है मौन रहना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। हर आदमी बोल के लिख के कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको बगैर बोले, बगैर कुछ किए एक्शन से उनको समझा देना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट। और ये क्लासरूम में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करते भी हैं। आप किसी भी स्थिति में क्लास को मैनेज करने का पीरियड भी होता है, किस पीरियड को कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट सेकंड पीरियड को मैनेज करना बहुत टफ नहीं है, 7th 8th पीरियड को मैनेज कीजिए। जो टीचर भी एग्जॉस्ट हैं, बच्चे भी एग्जॉस्ट हैं, और उसमें का जो मतलब पीरियड भी होता है, वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बच्चे का इंटरेस्टिंग नहीं है, एमएड लगा दिया। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या, समाज से वैल्यू गायब है। वैल्यू गायब है, वैल्यू गायब वाले विषय पर हम ध्यान कितना दे रहे हैं, हम लोग वैल्यू को रिस्पेक्ट कितना कर रहे हैं, हम ही तो रिस्पेक्ट इसकी कर रहे हैं। तो बच्चे भी यही कर रहे हैं। मॉरल एजुकेशन या जो एमएड है, उसके क्वेश्चन आंसर तो बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं कितने घर में। और मैं तो बार बार करता हूँ कि पढ़ाने किस सर क्लास 3 में बच्चा इसी में इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ था, क्लास 3 में बच्चा अपनी कॉपी को फाड़ के और अपने जो क्लास में रखे, और जब मैंने बताया कि यार कैसे क्यों किया, तो सर मेरे नजर में एमएड में वैल्यू इसी का बच्चा नहीं, ये हकीकत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज जो है सुसंस्कृत हो जाए। संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। जब तक आप वैल्यू को वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू एजुकेशन को, तब तक कोई उपाय है भी नहीं। और पूरी दुनिया की फसाद का जड़ बस यही है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे एकदम डंके की चोट से कह सकता हूँ, ये सो कॉल्ड जो धार्मिक चीजें हैं, ये हमें बर्बाद करती हैं। यही लड़ने लड़ाने का काम नहीं तो क्या कारण है कि अभी तक हमारे पूरे विश्व में शांति नहीं आई? बताइए क्या कारण है? कौन सा धर्म को लड़ना सिखाता है? क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सनातन जिसको कहते हैं, या इस्लाम, या फिर आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, बताइए ना कहाँ शांति छा गई? क्यों नहीं छा रही है? इसलिए वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर ओनली प्रीचिंग। हम उपदेश देते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं। हम कहते हैं बेईमानी नहीं करना चाहिए, और बेईमानी का धन आएगा हम तुरंत रख लेंगे और उसमें हम मजे करेंगे। तो फिर हम जब मजे करेंगे और हम कहेंगे कि हमको इस तरह का धन नहीं रखना चाहिए, तो प्रैक्टिस कहाँ हुआ? तो मैं बार बार कहता हूँ कि मॉरल एजुकेशन जो धर्म शिक्षा है, दैट इज फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर टीच। हम अगर बच्चे के सामने खुद बोले बेटा सिगरेट वेट नहीं पीना चाहिए, आज शाम में हमको सुट्टा मारते देख ले बच्चा, तो कल हमको गोल्ड फ्लैग ऑफर कर देगा स्कूल में।
हो सकता है टीचर डे के दिन गिफ्ट भी दे दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर पूरी दुनिया में जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, टीचिंग तो हो रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो लोग तो ये सब चीज आचरण को देख करके सीखते हैं ना। हमारे यहाँ पंडित जी कोई हो और वो खुद कहे कि मांस मिश्रा नहीं खाना चाहिए और फिर लगे शराब डालने, लगे मांस खाने, हम उसको कितना फॉलो कर पाएंगे? और फॉलो अगर करेंगे भी तो मन में तो क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा आपके? हम तो सिखाए ये, अपने कर रहे हैं ये। जैसे वो कथा है ना, पंडित जी का बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, और हटिया के दिन गए बैगन पूरा मार्केट में कोई खरीदवे नहीं किया। जो 20 रुपया किलो मिला थी 2 रुपया किलो, पंडित जी पूरा बैगन उठा के लेके चल गए। और देखा कि क्या हुआ जाता है पंडित बोला बैगन नहीं खाना, बेगुन बिना गुण का है, नहीं खाना चाहिए। कहा यही तो हम चाह रहे थे, सस्ता हो जाए, हम खा लिए, पंडित जी लेके चल दिए। तो प्रैक्टिस करना चाहिए लाइफ में। जो जब तक हम मॉरल वैल्यू का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद मेरे आचरण में अगर नहीं होगा वो चीज, तो कतई मेरे बच्चों में नहीं आ सकता, फैमिली मेंबर्स में भी नहीं आ सकता, बच्चों में भी नहीं आएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो तो ट्रांसफर होता ही होगा। हम लाख बोले सदा सत्य बोलो और हम झूठ बोलने लगेंगे, अरे कल तो हम ये चीज पढ़ाए थे बेटा, हम पढ़ाए हैं ये नहीं है, लिखाई नहीं थे जी, कॉपी निकालो देखो। अब डर से बच्चा बोलेगा हाँ सर लिखा है, हो गया। क्या हमारे झूठ को बच्चा नहीं पहचान सकता है? हमारे एटीट्यूड को बच्चा नहीं पहचानेगा? इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, हम किस एटीट्यूड के हैं, बच्चा हमको नहीं जानेगा। आपकी हर अच्छाई बुराई को बच्चा जानता है। आप उसके बाद आप अगर क्लास में कोई मॉरल लेक्चर्स देंगे, बच्चे आपको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ उसमें शांत रहेगा, अच्छा एकदम पॉजिटिव में सर हिलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फॉलो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो आपके अंदर वो व्यक्ति को दिखता नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं। तो वो समझ जाता है सर कहीं ना कहीं हम लोग को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, अपने को मजा मार रहे हैं, हमको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यही है, आप बोलिए नहीं कुछ, आपके आचरण में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो दूसरे देख करके आपको सीख। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को किसी भी बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते। और यही कारण है कि आज चारों ओर इसी चीज, इन्हीं चीजों का बोलबाला है, कहीं शांति नहीं है। चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, सभी जगह हमारे नेता भी बहुत बोलते हैं, सब बोलते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, सब राष्ट्र के लिए सोचते हैं। और अगर राष्ट्र के लिए सोचे होते तो राष्ट्र कहीं और होता। सबकी जेबें भर गई, तिजोरियां भर गई और कहते हम राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। ठीक उसी तरह हम लोग भी यही काम करते हैं। हम लोग अपना उत्थान ज्यादा देखते हैं, बच्चों का उत्थान हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये भाव अगर हमारे अंदर रहेगा तो बच्चा सचमुच कुछ नहीं समझ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो हमारे कर्म में जो हमको करना है, बोलना नहीं है। आप आइए, आप खुद शांत हो जाए। 4-5 दिन हमको अपने एक टीचर की बहुत याद आती है। वो आते थे बेचारे और उसमें वो पोडियम भी हुआ करता था, कुर्सी भी होती थी, सारे टीचर कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन मैं उनको कभी बैठा हुआ नहीं पाया। आते थे, पैर रख देते थे इस पर, बड़े लंबे थे और बुक लेकर उनकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी से कुछ नहीं पूछते, कुछ नहीं बोलते। वो इंग्लिश पढ़ाते थे, राम सागर बाबू उनका नाम था। पहला दिन आए, पहले दिन वो खुद चैप्टर को पढ़ देते, पहले दिन खुद चैप्टर को पढ़ दिए, उसके बाद एक एक करके सारे बच्चे को पढ़वा रहे हैं, जो गलती करता खड़े रहो, एक कुछ बोलते नहीं थे विशेष। और लास्ट में आके सबको हनहना के चल देते, 2006 सबको। उस समय तो कॉर्पोरल पनिशमेंट को बहुत बेहतर माना जाता था। जो गुरुजी बच्चा को मारे तो गुरुजी थोड़े हैं, खूब मारते थे, मार के चल गए। दूसरे दिन आते थे, उसका सीधा हिंदी मीनिंग समझाते थे, हिंदी मीनिंग समझा दिए और उसका जो मेन वर्ड होता था बोर्ड पे लिखा दिए। दूसरे दिन आते फिर पूछते सबसे वर्ड मीनिंग, कौन ज़्यादा सुना है, उसको फिर पीटते उठते नहीं। चौथा दिन आते थे, वो फिर क्वेश्चन से दिखाते थे। और 5वां दिन क्या करते थे, सारे क्वेश्चन आंसर, किसी को कोई दिक्कत है समझा दिए, चले। उनके क्लास में कभी कोई हल्ला होता है, कोई टॉक नहीं, कोई विशेष नहीं। अब प्रॉब्लम जब सब कहाँ शुरू होता है, जैसे ही हम कोई बच्चा के पास जाकर बोलते हैं, अब देखिए आप एक से टॉक कर रहे हैं, बाकी सब बच्चा क्या करेगा बताइए, बाकी बच्चा क्या करेगा? Why you are giving personal attention to a single student? If you are personally spending 5 minutes in a class or 10 minutes or 15 minutes
What about the rest of the student? It works for some time, but it happens especially after the completion of the syllabus. syllabus जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग यही कहते हैं क्या हाल है, क्या है, उसे पर्सनल टॉक करनी ही नहीं है क्लास में। बस छोड़ दीजिए सर, सर। अगर कोई टीचर आ गए गेट के बाहर और आप अगर 1 मिनट के लिए बातचीत कर रहे हैं सर, बच्चे हल्ला बिल्कुल करने करके लगते हैं, एकदम करने टीचर से हम बात करेंगे गेट के बाहर। हाँ, वो फ्रूटफुल काम है। कभी सर का कुछ मैसेज आ गया, कुछ कर दिया, बात कर, बच्चे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी चाहते हैं कि आप उसको अटेंशन करें, आप उसको ध्यान दें। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बेहतर। सर communication. सर This was a very informative session and very important session as well. Sir has added so many valuable things to it. But communication is what एक receiver और एक आपका sender. जो हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, आप उसको डिकोड कर ले रहे हैं, यहाँ पे communication सक्सेसफुल है and we are using some words, some messages, some posters, आप इसे भी समझ रहे हैं। तो ये verbal communication है। Verbal communication is the most effective communication. Just because you are just talking to someone, you make a proper eye contact with them. और ऐसे सिचुएशन में आप अपना ध्यान कहीं और नहीं दे सकते हैं। मे बी यू आर एक्टिव लिसनर और अ पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर आर वो लिसनर्स जो लगता है प्रिटेंड करते हैं एज इफ दे आर पेइंग देयर आउटमोस्ट अटेंशन टू यू, बट स्टिल दे आर फिजिकली प्रेजेंट मेंटली समवेयर एल्स। क्लासरूम में बहुत स्टूडेंट होते हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, यस यू टेल मी दैट सर। Sir, we are not even ready to know the title. Yes. Title of the chapter. What were you talking all about? हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा बताइए इसके बारे में आप। You can also add. अब वो क्या है, थोड़ा सा सॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि they are passive listening, but they are pretending. वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में तो आप कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, जिसमें कि टीचर से भी सर शुरुआत में ही बोले when you have a very good communication skill, half of your work has already been done. आधा काम तो आप कैसे नहीं होगा। It was talking about non-verbal communication. Non-verbal communication ये भी important। आप लोग देखिए किसी बच्चे को अचानक बुला देंगे आप, यस आइए आप इस बारे में बताइए, या मॉर्निंग असेंबली में बुला देंगे। What sort of behavior do you notice? क्लास में आप देखते हैं वो खड़ा हुआ, माय नेम इज माई सेल्फ, और वो स्टिफ हो गया बॉडी से, और वो बोलना है वन ऑल ऑफ यू आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट द टॉपिक टू माय क्लास मैनेजमेंट। अब वो क्या रहा है, स्पीड में बोलते हैं, नाउ सम वॉइस मॉड्यूलेशन है, नाउ सम कुछ स्टेबिलिटी है। क्यों ऐसा हो रहा है? दिस इज ऑल्सो नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो नर्वस फील कर रहा है। इफ सपोज सम ऑफ द स्टूडेंट्स को विंडो पेन तोड़ दिया, ऑब्वियसली बच्चे हैं क्लासेस में बदमाशी करेंगे, ये नेचुरल इसको आप एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो अब वो विंडो पेन तोड़ दिया, बच्चे को कंप्लेन भी कर दी सर वो बच्चा तोड़ दिया। सपोज इफ आई आस्क यस हैव यू डन दिस, व्हाट विल बी हिज रिएक्शन? वो आपके आँख में देख के बोलेगा कि यहाँ से हम तोड़ दें? नहीं बोलेगा ना। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो गिल्ट फील करता है, जो वो नर्वस फील करता है, तो वो क्या है, आई कॉन्टैक्ट आपके साथ वो नहीं बना पाएगा। इसी को हमसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो हमेशा देखिए आई है। अभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि नॉट गेटिंग द आंसर, उसका रिएक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस इनर रिएक्शन, वो ऊपर देखता है, इज देयर एनी आंसर फ्लोटिंग ऑन द एयर? नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग कुछ और भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि व्हेन समबडी आस्क फॉर योर हैंडशेक, ये होता क्या होगा, ग्रेट इज हैंडशेक, कॉन्फिडेंस लेवल कमी, तो वो कुछ वैसे आधा हाथ मिलाते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रेंथ, इट शोज देयर कॉन्फिडेंस। वो हैंडशेक एक फैशन नहीं, आप इसे पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंस लेवल को वो थोड़ा सा बार मैच करता है। जहाँ फ्रेंडली था वहाँ दोनों हैंड से, आप हर जगह दोनों हैंड से नहीं कर सकते। आपको कोई हैंड से किया, आप सबके से दोनों हाथ से हो जाए, होता है ऐसा, तो वो दोनों हाथ से करते हैं। जहाँ वो फ्रेंडली है वहाँ पर वो हैंड से करते हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आपको वैसे खा रहा है, क्रॉस है, ये बता रहा है कि वो आपके बातों से वो एग्री नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफ सपोज ये सेशन चल रहा है, जिसको टाइम दे, ये भी क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ड्राई है, या तो फिर आप थोड़ा सा और
जैसे जूनियर क्लासेस के बारे में इससे पहले बताया कि क्या होता है कि जैसे जो एडोलेसेंट एक एज है, वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि में आइडेंटिटी क्लासेस। हर को लगता है कि अपने क्लासेस में कुछ मेरा अलग इंप्रेशन होना चाहिए। जैसा सर बताएं, कुछ लोग इतने बिलोंग टू अ वेरी रिच बैकग्राउंड और रिच फैमिली, कुछ नया नया चीज़ लेकर आए हैं, कुछ गैजेट्स लेकर आए हैं, कुछ स्मार्ट वॉच लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ नया चीज़ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि सो दैट दे कैन सी द अटेंशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो पढ़ाई में अच्छे हैं ऑब्वियस है टीचर से नज़र तो अच्छे हो गए। जो बच्चे स्पोर्ट्स में